मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक्स्ट सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ MCQs देखने वाले हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है हमने CGST एक्ट का सीरीज स्टार्ट की थी और हमने उसमें रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कंप्लीट किया। CGST में चैप्टर 6 हमें रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है और जो इसमें सेक्शंस कवर किए हमने सेक्शन 22 से लेकर 30 तक हमने उसमें कवर किए। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने कौन कौन से सेक्शंस इसमें कवर किए थे, फिर हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज पे। सेक्शन 22 हमने देखा पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 हमने देखा पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 हमने देखा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कि किस तरीके से कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जिसमें हमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सेक्शन 25 हमें प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 26 हमें डीम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 27 हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP के बारे में बात करता है। सेक्शन 28 हमारा अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 29 कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 30 हमें रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। ये हमने सेक्शंस कवर किए थे, उसी के बेस पे हमने कुछ MCQs तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, वही हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। स्टार्ट करते हैं MCQs को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। फ्रेंड्स, हमने जब अपना CGST एक्ट की हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर लिया था तो हमने आपके साथ उसमें आर्टिकल 279A डिस्कस किया था। 279A में हमारी कुछ 11 स्टेट थी जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा गया था, लेकिन 2018 में कुछ CGST अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें से 6 स्टेट्स को जो है हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हटा दिया गया। उन स्टेट में कौन कौन सी स्टेट थी जिसको हटा दिया गया था? उसमें था अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड। ये स्टेट ऐसी हैं जो एज पर सेक्शन 22 अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अब केवल 4 ही हमारी ऐसी स्टेट हैं जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर से हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। स्टेट्स आप इसको ऐसे याद करते हैं MMNT बोले तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 4 ही स्टेट्स ऐसी हैं जो हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है? मणिपुर, दिल्ली, आसाम या बोथ, A और B और C। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका होगा मणिपुर। मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मणिपुर। दिल्ली नहीं है हमारी स्पेशल स्टेट, आसाम थी लेकिन उसको अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है हमारी, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा इसका मणिपुर। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डीलर इन प्लास्टिक प्रोडक्ट वाज रजिस्टर्ड अंडर वैट, इज ही लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर GST। क्या उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना होगा? करेक्ट आंसर यस, उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मिस्टर राम इज इंगेज्ड इन सप्लाइंग गुड्स इन वेरियस स्टेट इन इंडिया। मिस्टर राम है जो वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया में अपनी सप्लाई करते हैं फ्रॉम हरियाणा से, एंड हैज अ टर्नओवर ऑफ ₹8 लाख, और जो उनकी टर्नओवर है वो 8 लाख रुपीज है। शैल ही बी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा? फ्रेंड्स, आप रिकॉल कीजिए सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है अगर आप अपनी गुड्स एंड सप्लाई को किसी अदर स्टेट में सप्लाई करते हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा एज पर सेक्शन 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? यस, he shall be required to get registered himself। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
A person is engaged in making taxable supply but he is non-resident in current financial year. What shall be turnover limit for registration? उसकी लिमिट क्या रहेगी टर्नओवर की? फ्रेंड्स, आप रिकॉल कीजिए सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या कहता था? अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसको हमें, अगर वो कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो वो सेक्शन 24 के दायरे में आएगा और उसमें हम टर्नओवर की लिमिट्स को नहीं देखेंगे, उसमें हम टर्नओवर की लिमिट को नहीं देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 लाख नो, 40 lakhs नो, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नो, he has to take mandatory registration as per section 24। अगर वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं तो उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सभी क्वेश्चन हमारे लास्ट जो हमने लेक्चर्स लिए उसी पर बेस्ड हैं, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। A non-resident taxable person shall be issued the acknowledgement against application only in electronic credit ledger। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसके पास क्या होना चाहिए? एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स का अमाउंट, डिपॉजिटिंग 50,000 रुपीज, विचएवर इज लेस ए एंड बी में से, या नन ऑफ अबव। सेक्शन 27 फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए, सेक्शन 27 हमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन की के बारे में बताता है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्या उनको एडवांस डिपॉजिट कराना होता है। जो भी हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है, उनको अपना बिजनेस कमेंट्स करने के बिफोर 5 डेज पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन लेना होता है और उनको एक एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स जमा कराना होता है, तभी उनको जो है आगे रजिस्ट्रेशन मिलता है और उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही वो अपनी कोई भी टैक्सेबल सप्लाई या इनवॉइसिंग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी ड्यूली साइंड और वेरीफाइड बाय हिज। किसके द्वारा वेरीफाई की जाएगी? जो भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन लेता है इन इंडिया में, तो कौन वेरीफाई करेगा उनको? रेजिडेंट सन, एनी रिलेटिव और बिजनेस पार्टनर इफ एनी हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, या अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, या नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है इसका अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही उसको वेरीफाई या साइन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? Which provision of CGST Act impose mandatory obligation for registration in certain cases in GST? फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बहुत बार रिकॉल करा दिया, जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा वो कौन से सेक्शन के दायरे में आएगा? सेक्शन 20, सेक्शन 24, सेक्शन 24 या सेक्शन 32? सेक्शन 24 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the various obligation imposed or any person after securing registration under GST? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर हमने GST में रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो हमारे पास कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाएंगी? टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स, मेंटेनेंस ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अगर हमने GST में रजिस्ट्रेशन ले लिया, चाहे हमने सेक्शन 22 के दायरे में लिया हो या फिर हमने सेक्शन 24 में आके लिया हो या हमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हो, हमारे पास सभी ऑब्लिगेशन आ जाएंगी। हमें अपनी जो GSTR 1, GSTR 3 की रिटर्न टाइमली फाइल करनी है, हमें उसका पेमेंट ऑफ टैक्स फाइल करना है, हमें उसके इनवर्ड और आउटवर्ड की जो है रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when proper officer believes that the application for revocation or cancellation of registration is not valid, he shall issue a notice in form dash to show cause and the applicant shall furnish the reply in form। हमने रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगाई है लेकिन प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने हमें शो कॉज दिया है, वो शो कॉज हमें किस फॉर्म में आएगा और उसका हमें रिप्लाई किस फॉर्म में देना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं फ्रेंड्स क्या है? GST REC 05,
GSTR is 22, GSTR is 23, GSTR is 07, GSTR is 21, GSTR is 22, GSTR is 23 एंड GSTR is 24. इसका करेक्ट आंसर है हमारा GSTR is 23 एंड GSTR is 24. GSTR is 21 में हमारी रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल होती है और उसका अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये एप्लीकेबल है, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं इन ऑर्डर में है, तो वो हमें रेवोकेशन जो है हमारा अप्रूव कर देते हैं फॉर्म RG 22 में। और अगर उनको कोई शोकॉज देना है तो हमें कौन से फॉर्म में देंगे? फॉर्म RG 23 में, और उसका रिप्लाई हमें देना है फॉर्म RG 24 में। करेक्ट आंसर इसका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर GST। GST में जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास आता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, उसकी क्या वैलिडिटी है? क्या उसको टाइम पीरियड है या टिल फॉर कैंसिलेशन है? ऑप्शंस हैं 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 ईयर, वैलिड टिल कैंसिलेशन। जब तक हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे तब तक वो वैलिड रहेगा, उस पर टाइम पीरियड की कोई लिमिटेशंस नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका वैलिड टिल कैंसिलेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा ABC एंड एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन दिल्ली हैविंग टर्नओवर बिलो 20 लाख रुपीस। इसमें क्या कहता है, एक फर्म है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC एसोसिएट्स है जो कि पार्टनरशिप फर्म है, लोकेटेड इन दिल्ली है और टर्नओवर उसकी है बिलो 20 लाख रुपीस। दैट मीन्स वो लायबल नहीं है GST में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। दे कंज्यूम सर्विस ऑफ GTA XYZ GTA who shall be liable to obtain registration under GST। फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी एंटिटी GTA की कोई सर्विस लेती है तो उस पर RCM की लायबिलिटीज अराइज हो जाती हैं और उनको जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो करेक्ट आंसर है ABC एंड एसोसिएट लायबल है GST में रजिस्ट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पर्सन लायबल टू मेक एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स डिपॉजिट टू ऑब्टेन GST रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन से पर्सन को जो है एडवांस टैक्स जमा कराना होता है? ऑप्शंस है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन 2 है हमारे पास ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऑप्शन 3 है हमारा कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन या एग्रीगेटर एंड ब्रांडेड सर्विसेज। फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए हमने सेक्शन 27 में किया था, जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनको अपना बिफोर बिजनेस कमेंस करने के बिफोर 5 डेज पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन लेना होता है और एडवांस डिपॉजिट कराना होता है उनको रजिस्ट्रेशन लेने से पहले। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा सेक्शन ऑप्शन सी कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसका सेक्शन रहेगा सेक्शन 27। मैं बार बार सेक्शन इसलिए आपको बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में सेक्शन भी सेट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल बी फाइल इलेक्ट्रॉनिक इन फॉर्म। जो हमें एप्लीकेशन लगानी है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की वो कौन सा फॉर्म होगा उसका क्वेश्चन कह रहा है। फॉर्म RG 16, फॉर्म RG 15 या GST RG 17 या GST RG 18। करेक्ट ऑप्शन है इसका GST RG 16। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIN? UIN क्या होते हैं? UIN को फ्रेंड्स एक मैं एक्स्ट्रा आपको नॉलेज को एनहांस करना चाहूंगी। UIN जो होते हैं हमारे रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जब हमने रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन देखा था तो उसमें हमें एक्सक्लूड किया गया था UIN जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन तो लेते हैं GST में, लेकिन वो लेते हैं फॉर द रिफंड के पर्पज से लेते हैं, इसलिए उनको रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIN? UIN की क्या फुल फॉर्म रहेगी? अनआइडेंटिफाइड नंबर, यूनाइटेड आइडेंटिटी नंबर या यूनिक आइडेंटिटी नंबर। करेक्ट ऑप्शन है यूनिक आइडेंटिटी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। The application for registration and after being examined by the proper officer
if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within dash from the date of submission of application। क्वेश्चन कह रहा है किसी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगाई है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करता है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है इन ऑर्डर फाउंड किए जाते हैं, तो उनको जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो कितने दिन में मिल जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन कितने दिन में अप्रूव हो जाएगा। ऑप्शन ए है हमारा 3 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज। करेक्ट ऑप्शन इसका है 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज में जो है हमारा रजिस्ट्रेशन जो है ग्रांट कर दिया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। जो भी हमने लेक्चर्स कवर किए उन्हीं के बेस पे हमने एमसीक्यूज बनाए थे। आज हमने अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर कंप्लीट किया, उसके हमने एमसीक्यूज भी कवर कर लिए हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों से सजेशन चाहूंगी, हमने सीजीएसटी एक्ट की अपनी सीरीज स्टार्ट की थी, हमने सप्लाई का चैप्टर कंप्लीट किया, हमने उसके साथ में एमसीक्यूज लिए, लेवी एंड कलेक्शन किया, उसके साथ भी हमने एमसीक्यूज कवर किए थे आपके साथ। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके हमने आज एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में आप कौन सा चैप्टर हमसे चाहते हैं कि हम उस पर आपको वीडियोस बनाकर दें, मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर इसके सेक्शन जो है हमारे 16 से हैं, 16 से लेकर 21 तक हमारे हैं इसके सेक्शंस, और चैप्टर हमारा रहेगा 5। चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें बताता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। यह चैप्टर 9 आप लेना चाहते हैं जो रिटर्न्स के बारे में बताता है, इसके सेक्शंस रहेंगे 37 से लेके हमारे 48 तक। मैं आपका वेट करूंगी, आप प्लीज सजेस्ट कीजिए आप कौन से चैप्टर पर हमसे वीडियोस बनवाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप अपने जीएसटी में नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।